हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं आंकड़ों का प्रबंधन, जो रीट मैथ का लेवल फर्स्ट का टॉपिक था। अब फर्स्ट सेकंड लेवल वाले भी इसको पढ़कर फर्स्ट लेवल को जो रीट का पेपर देंगे वो तैयार कर सकते हैं। टॉपिक है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों के प्रबंधन में एक ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एकदम छोटा टॉपिक है। इसमें हम 3-4 चीज़ें हैं, वो फॉर्मूले हैं, वो याद करने पड़ेंगे। अब सबसे पहले बात आती है आंकड़े। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? आंकड़े मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राथमिक आंकड़े, एक तो होते हैं प्राथमिक आंकड़े, एक होते हैं द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े और एक होते हैं द्वितीयक आंकड़े। 2 नंबर पे क्या है? द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। अब बात आती है प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं। प्राथमिक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जो अनुसंधान करता है, जो भी आंकड़े प्राप्त करना चाह रहा है वो अपनी खोज करता है, अपने मतलब शुरू से और लास्ट तक अपनी खोज करके आंकड़े प्राप्त करता है। तो ये आंकड़े बने बनाए प्राप्त नहीं होते हैं। जो प्राथमिक आंकड़े है वो अनुसंधान करता है या खोज करता है, क्या करता है? स्वयं स्वयं प्रारंभ से खोज करता है, ठीक है ना। खोज करके आंकड़े प्राप्त करते हैं। जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं ये बने बनाए आंकड़े होते हैं। बने बनाए आंकड़े मिलते हैं, बने बनाए आंकड़े होते हैं, द्वितीयक आंकड़े होते हैं। इसमें अनुसंधान करता है या जो भी जिसको भी आंकड़े प्राप्त करने हैं उनको खोज करने की जरूरत नहीं रहती। ये आंकड़े अनुसंधानकर्ता को डायरेक्ट बने बनाए मिलते हैं। प्राथमिक आंकड़े हैं वो स्वयं खोज करता है। तो स्वयं खोज करता है तो 3-4 प्रकार से आंकड़ों की खोज कर सकता है। एक होता है प्रत्यक्ष रूप से। जब प्राथमिक आंकड़ों की खोज करता है तो कोई भी चीज़ है प्रत्यक्ष रूप से स्वयं जो अनुसंधान करता है, जिसको आंकड़े चाहिए, वो स्वयं क्या करता है? अपने स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली आंकड़ों को प्राप्त करता है। 2 नंबर पर आते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है कि खुद उसमें नहीं होता है, किसी दूसरे के थ्रू आंकड़े प्राप्त करता है। कोई भी उसका एजेंट होगा उसके थ्रू आंकड़े प्राप्त करता है। वो अप्रत्यक्ष विधि होगी आंकड़ों की। फॉर्म्स होते हैं उनसे भी आंकड़े प्राप्त करता है। जो निरंक पत्र होते हैं उसके द्वारा भी आंकड़े प्राप्त करता है। एक संग्राहकों द्वारा आंकड़े प्राप्त करता है। कोई आंकड़ों का संग्रह करने वाला है, उसकी सहायता भी ले लेता है वो, ठीक है ना, उससे भी आंकड़े प्राप्त कर लेता है। बात करते हैं तो द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं? बने बनाए आंकड़े होते हैं। ये हमें बने बनाए आंकड़े प्राप्त होते हैं। तो द्वितीयक आंकड़ों में मेनली क्या है, कहाँ से मिलेंगे द्वितीयक आंकड़े? जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं, समाचार पत्र होते हैं, वहाँ से द्वितीयक आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं डायरेक्टली। करते हैं द्वितीयक आंकड़े प्राप्त करने के स्रोतों की। तो द्वितीयक आंकड़े प्राप्त करने के 2 स्रोत हैं, एक तो प्रकाशित स्रोत, एक अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत में वो स्रोत आ जाते हैं जो टाइप की ओर रहते हैं, मतलब जो प्रिंटेड फॉर्म में रहते हैं, जो प्रकाशित होते हैं, जैसे बुलेटिन हुआ, पत्र पत्रिकाएं हुई, समाचार पत्र हुए। इनसे जो आंकड़े प्राप्त करेंगे वो प्रकाशित स्रोत से प्राप्त आंकड़े होंगे और द्वितीयक आंकड़ों में गिने जाएंगे हमेशा। एक होते हैं अप्रकाशित आंकड़े। अप्रकाशित आंकड़े वो होते हैं जो मतलब ये बही खाते के आंकड़े होते हैं, जो बहियाँ लिखते हैं, बड़ियों के पास जो मुनीम रहते हैं वो बहियों में अपना जो लिखते हैं वो अप्रकाशित आंकड़े होते हैं। उनको प्रकाशित नहीं किया जाता, वो अपने स्वयं के लिए लिखे जाते हैं। तो वो भी क्या द्वितीयक आंकड़ों में शामिल किए जाएंगे। तो ये तो दो एक तो प्रकाशित क्या हो गया, एक तो प्रकाशित स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं। एक द्वितीयक आंकड़े प्राप्त करने का क्या स्रोत हो जाएगा? अप्रकाशित स्रोत। अप्रकाशित स्रोत, अप्रकाशित स्रोत, ये 2 हो जाएंगे द्वितीयक आंकड़े प्राप्त करने की स्रोत। प्रकाशित स्रोत में तो जो टाइप के मीटर होते हैं, जो प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं, वो आ जाएंगी। अप्रकाशित स्रोत में वो आंकड़े आ जाएंगे जो प्रकाशित नहीं किए जाते। आंकड़ों का वर्गीकरण पहला है भौगोलिक वर्गीकरण। कौन सा? भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण में क्या होगा? जो भौगोलिक स्रोत होते हैं से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वो भौगोलिक वर्गीकरण में रखे जाते हैं। भौगोलिक वर्गीकरण मतलब क्षेत्र स्थान जहाँ के आंकड़े हैं, उस क्षेत्र स्थान से संबंधित जो भी आंकड़े होते हैं उनको काल कर्मानुसार
नुसार वर्गीकरण, कालक्रमानुसार वर्गीकरण। 3 नंबर पर आएगा संख्यात्मक वर्गीकरण, संख्यात्मक वर्गीकरण। और 4 नंबर पर आएगा गुणात्मक वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण। 4 नंबर पर क्या जाएगा? गुणात्मक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण हो गया, क्षेत्र स्थान के आधार पर भौगोलिक वर्गीकरण किया जाता है आंकड़ों का। 2 नंबर पर है कालक्रमानुसार। कालक्रमानुसार में काल जैसे वर्ष, समय, मंथ जो भी है काल अनुसार, कालक्रमानुसार उनमें उनके आधार पर किया जाता है। उस टाइम कौन सा वर्ष था, कौन सी शताब्दी के आंकड़े हैं, उनको उसी हिसाब से वर्गीकृत करके व्यवस्थित किए जाते हैं। लंबाई है, संख्यात्मक आंकड़ों में लंबाई है, उनका वजन है, इनके आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। 4 नंबर पर आता है गुणात्मक आंकड़े। गुणात्मक आंकड़ों में कोई भी गुण से संबंधित अलग अलग गुणों की समानता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। बात करते हैं जो आंकड़े होते हैं उनको व्यवस्थित किया जाता है। अब डायरेक्ट अब आएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में बात करते हैं परिसर, परिसर या परास। जो आंकड़ों का परिसर या परास होता है उसका एक ही फॉर्मूला होता है, परिसर या परास। परिसर या परास में आते हैं एक तो अधिकतम मान से न्यूनतम मान, जो आंकड़ों का अधिकतम मान है और न्यूनतम मान है, उनके अंतर को क्या कहते हैं? परिसर या परास कहते हैं। मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम आंकड़ों के अधिकतम मान में से जब न्यूनतम मान को उठाएंगे, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, तो ये क्या आ जाएगा? परास होगी। ठीक है ना, परिसर या परास हो जाएगी आंकड़ों की, ये हुई परिसर या परास। अब आते हैं जैसे ये कोई है 10 से 20, ये कोई अपने को दे रखा है, वर्ग दे रखा है, तो इसमें अधिकतम मान तो क्या हुआ 20, न्यूनतम मान क्या हुआ 10, तो परास क्या आ गई इसकी 10। अधिकतम मान से न्यूनतम मान को उठाने पर जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी? परिसर या परास कहलाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं मिलानचिन्हों के आधार पर क्वेश्चन आ सकता है आपकी। आंकड़ों का प्रबंधन में मिलानचिन्ह के आधार पर भी क्वेश्चन बन सकता है। मिलानचिन्ह क्या होते हैं? जो एक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनको कैसे लिखेंगे मिलानचिन्ह के आधार पर? 1 की 1 होगा, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन, 4 के लिए 4 लाइन, 5 के लिए चेंज हो जाएगा। 5 के लिए 4 लाइन सीधी आएंगी, एक लाइन इसको काटती हुई आएगी। 6 के लिए 1 2 3 4, 4 लाइन सीधी आ गई, एक लाइन इनको काटती हुई, ये हुए 5, और एक लाइन बाद में सीधी आ जाएगी, ये हुए 6। 7 के लिए कैसे लिखेंगे? 1 एक लाइन 2 3 4, ये 4 हो गए, ये ऐसी लाइन आएगी 4 होते ही, ये 5 हो गई, 2 लाइन ऐसे आ जाएगी, 7 हो गई। 8 के लिए कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 लाइन, ये 5 6 7 8। 9 के लिए कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 और 9। अब बात करते हैं 10। 10 के लिए कैसे लिखेंगे? वही पैटर्न, एक लाइन 2 3 4 लाइन आने के बाद में जो 5वीं लाइन आएगी वो काटती हुई आएगी, ये हो गए 5, उनमें 6 7 8 9, ये इसको काटती हुई दोबारा आ जाएगी लाइन, ये हो गए 1 2 4, ये 5। तो 10 के लिए ऐसे लिख दिया। ठीक है ना, एक ही चीज़ ध्यान रखना है मिलानचिन्ह में कि 4 लाइन सीधी आने के बाद में जो 5वीं आएगी वो क्रॉस करती हुई आएगी, उनको बाकी के सेमी पैटर्न चलेगा। ये भी पूछ सकते हैं, अब इसमें ये पूछ सकते हैं कि अपने 17 को मिलान चिन्ह में कैसे लिखा जाएगा। अब 17 को मिलान चिन्ह में लिखेंगे तो एक ही होगा पैटर्न, वही 4 लाइन सीधी, ये 5, 4 लाइन सीधी, ये 5, 5 और 5 10 हो गई, 4 लाइन सीधी, ये 5 5 10 15 हो गई, ये 2 और लिखती, ये 17 का मिलान चिन्ह हो गया।
ऐसे लिखेंगे, 17 को मिलान चिन्हों में लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से पूछ ले अपने ऊपर से, जो भी ऊपर की सेम ही पैटर्न फॉलो होगा, 4 लाइन सीधी, बाद में 5, और आगे वैसे ही चलता रहेगा पैटर्न। कहते हैं समांतर माध्य की। समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य में क्या होगा? समांतर माध्य, समांतर माध्य का ऐसे लिखते हैं समांतर माध्य को, ठीक है ना, ऐसे डिनोट करते हैं। समांतर माध्य दो प्रकार से होता है, एक तो दो प्रकार से याद किया जाता है। एक बार तो जब आंकड़े निरंतर रूप से आते हैं, यानी कंटिन्यू आंकड़े आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, एक समांतर माध्य पूछते हैं तो आंकड़ों के निरंतर आंकड़े नहीं आते, जैसे 1, बाद में 5 दे दिया, बाद में 10 दे दिया, बाद में 12 दे दिया, ऐसे आंकड़े आते हैं, उनका समांतर माध्य पूछते हैं, ठीक है ना। 15 दे दिया, इनका समांतर माध्य याद करो। अब जो आंकड़े निरंतर रूप से आ रहे हैं ना, इनका समांतर माध्य याद करने का एक ही सिस्टम है। ये न्यूनतम है, ये अधिकतम है। इसमें आंकड़ा, पहला आंकड़ा और अंतिम आंकड़ा, न्यूनतम और प्रथम और अंतिम बट्टा 2, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका समांतर माध्य, इसका समांतर माध्य निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसका सूत्र रहेगा प्रथम का सूत्र लगे प्रथम अंक प्लस अंतिम अंक, अंतिम बट्टा 2, तो इसका समांतर माध्य क्या होगा? 1 + 5, 1 क्या है? प्रथम अंक है, 5 अंतिम अंक है, बट्टा 2, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6/2 यानी 3। इसका समांतर माध्य क्या होगा? 3 होगा। अब ये जो आंकड़े क्रमागत आंकड़े नहीं है, क्रमागत आंकड़े, इसका समांतर माध्य निकालने के लिए क्या होगा? ये समांतर माध्य का चिन्ह है, इसका निकालने के क्या होगा? पहले इनको योग करना पड़ेगा, आंकड़ों का योग, यानी 1 + 5 + 10 + 12 + 15 बट्टा जितने ये संख्याएं हैं, यानी 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ डिजिट्स 5 है, तो इस 5 का भाग देंगे, इसका होगा σx/n। ये सूत्र रहेगा इसका। सिग्मा एक्स का है, सिग्मा, सिग्मा भी पूछ सकता है। सिग्मा एक, सिग्मा क्या है? कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है सिग्मा। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपके, ग्रीक भाषा का शब्द है सिग्मा। जो सिग्मा का साइन होता है ना, ये कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ये सिग्मा एक्स, यानी सिग्मा, इसको योग के लिए यूज करते हैं हमेशा, योग। तो अक्स जो ये वैल्यू दे रखी है, अक्स बराबर ये दे रखा है सब पूरा, तो इसका समांतर माध्य निकालेंगे ना, तो ये सूत्र अप्लाई होगा, सिग्मा एक्स यानी इन सभी का योग बट्टा एन, एन यानी नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने संख्याएं हैं। तो ये दो समांतर माध्य निकालने के तरीके हैं। एक तो क्रमागत रूप से जब संख्याएं दी हुई तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, प्रथम अंक प्लस अंतिम अंक बट्टा 2, उनका समांतर माध्य। जब अक्रमागत रूप से संख्याएं दी हुई हो तो समांतर माध्य निकालने के लिए ये सूत्र अप्लाई करेंगे, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सीधा सूत्र की भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिग्मा एक्स में आ जाएगा ये जो टोटल अक्स की वैल्यू है इनका योग हो जाएगा, बट्टा नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 अंक है, तो 5 का भाग दे देंगे, ऊपर योग कर देंगे। ये है समांतर माध्य का डायरेक्ट समांतर माध्य निकालने का। वो क्या है? जब हमारे को अक्स भी दे रखा हो और एफ बारंबारता फ्रीक्वेंसी भी दे रखी हो, उनकी आंकड़े और फ्रीक्वेंसी दोनों दे रखी हो, तो हम समांतर माध्य किस टाइप से निकालते हैं? देखो, अंक दे रखे हैं 2 6 4 3 5, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 4 3 2 7, ये क्वेश्चन दे दिया और पूछ लिया इसका समांतर माध्य याद करो, समांतर माध्य याद करो, ये क्वेश्चन आ जाएगा, इसका समांतर माध्य याद करो। इसका समांतर माध्य याद करने का फॉर्मूला होगा एक्स बार बराबर समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ इंटू एक्स। तो यहाँ एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, इसका कॉलम बनाएंगे तो एफ इंटू एक्स, ये कोई बहुत बड़ी इसमें कैलकुलेशन वाली चीज आंकड़े नहीं आएंगे, एकदम इजी इजी आंकड़े आएंगे। तो एफ इंटू एक्स निकाल लेंगे जस्ट 1 मिनट में। एफ इंटू एक्स निकालेंगे ना, तो एफ क्या है? ये एक्स, ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, ये 6 को 4 से करेंगे तो 24, 4 को 3 से करेंगे 12, 3 को 2 से करेंगे 6, 7 को 5 से करेंगे 35। ये क्या आ गया? एफ इंटू एक्स
अब सिग्मा का मतलब है योग, सिग्मा का मतलब है योग, तो यहाँ से क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स तो ये है ही, सिग्मा यानी इसका योग, तो योग क्या हो जाएगा, देख लो, योग होगा। अगर आप वैसे जोड़ना चाहते हो वैसे जोड़ सकते हो, या यहाँ पे एक जीरो लगा लो, अब जोड़ लो, 4 2 6 6 6 12 12 और 5 17, एक हासिल, 2 1 और 1 2 2 4 5 5 और 3 8, ये हो गया 87 अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, ये सिग्मा एफ हो, इसको जोड़ेंगे एफ को, 5 और 4 9 9 और 3 12 12 2 14 14 और 7 21, ये हो गया 21। तो क्या है यहाँ रखेंगे, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 87 है अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू है 21। अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, अपने तो एक काल्पनिक आंकड़े माने डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा वहाँ से वैल्यू, और आपकी समांतर माध्य निकल जाएगा। ये है समांतर माध्य, दो टाइप वो पहली होगी, एक टाइप ये 3 प्रकार से समांतर माध्य पूछ सकता है। माध्यिका की बात करते हैं, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये इसमें ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं बनेगा, एकदम इजी क्वेश्चन पूछेगा, आंकड़े दे देगा और माध्यिका याद करो। माध्यिका याद करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, हमेशा दो टाइप से याद की जाती है। जब आंकड़े यानी संख्या है, आंकड़ों की संख्या क्या हो, विषम में हो, जब आंकड़ों की संख्या सम में हो, एक तो है आंकड़ों की संख्या किस में हो, विषम में हो, एक आंकड़ों की संख्या कब क्या किस में हो, सम हो। मतलब आंकड़े दे रखे हैं जैसे x बराबर 2 4 6 8, ये आंकड़े हैं, कितने 4 है, 4 क्या है, एक सम संख्या है, इधर विषम में दे दिए 1 3 5 7 4, ये आंकड़े हैं, ये क्या है, विषम है, विषम कैसे हुई, 1 2 3 4 5 आंकड़े हैं, तो ये विषम हो गई। अब बात करते हैं माध्यिका निकालने के लिए, विषम हो गई, सम हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि आरोही क्रम आना चाहिए, आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है माध्यिका निकालने के लिए, किसमें, आरोही क्रम में, संख्याओं को किस में व्यवस्थित करना पड़ता है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है। आरोही क्रम क्या है, आरोही क्रम है संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम संख्याओं का, ठीक है ना, आरोही क्रम में बढ़ता हुआ क्रम। अवरोही क्रम होता है, एक क्या होता है, एक होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम आरोही क्रम का जस्ट ऑपोजिट है, ये है संख्याओं का घटता हुआ क्रम, संख्याओं का घटता हुआ क्रम। आरोही क्रम में क्या होता है, जैसे संख्याएं दे रखी है 5 7 6, इनको जब आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो क्या होगा, संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम, यानी पहले क्या आएगा 6 आएगा, बाद में क्या आएगा 7 आएगा, जैसे आरोही क्रम में 5 6 7। आरोही, आरोही मतलब हमेशा बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है ना, आगे की ओर, आरोही आगे की ओर बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही घटता हुआ क्रम। आरोही क्रम अवरोही क्रम लिखेंगे, इन्हीं को अवरोही क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, घटता हुआ क्रम, सबसे बड़ी संख्या 7, बाद में 6 और बाद में 5, ये हो गया घटता हुआ क्रम, घटती हुई जा रही है। तो आपको आरोही क्रम माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या आना चाहिए, आरोही क्रम का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आरोही क्रम में जब इन ये दे दिया अपने को, अक्ष दे रखे हैं, ये आंकड़े दे रखे हैं, इनकी माध्यिका निकलवा ली है, विषम में अपने को पता चल गया कि विषम आंकड़े हैं, पर माध्यिका निकालनी आरोही क्रम का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो क्या करेंगे, बढ़ता हुआ, आरोही यानी आगे की ओर बढ़ता हुआ, यानी सबसे पहले 1 आएगा सबसे छोटी, बाद में 3 आएगा, बाद में 4 आएगा, बाद में 5 आएगा, बाद में 7 आएगा, यानी आगे की ओर बढ़ता हुआ क्रम, ये निकाल लिया। अब डायरेक्ट माध्यिका निकाल सकते हैं, आरोही क्रम अगर आपको आता है और ये डिजिट दे रखे हैं तो आप डायरेक्ट माध्यिका फाइंड कर सकते हैं। इसमें माध्यिका 4 होगी, यानी बीच की जो वैल्यू होगी वही क्या होगी, माध्यिका होगी, मध्य वैल्यू ही माध्यिका होगी। कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट रख सकते हो, सिर्फ आरोही क्रम का ज्ञान होना चाहिए आपको। सम संख्याएं दे दी, वही आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दो, तो आरोही क्रम में क्या हो जाएगा, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर ये क्या हो जाएंगी, वही आरोही यानी आगे की ओर बढ़ता हुआ क्रम, 2, बाद में 4, बाद में 6, बाद में 8, यह क्या हो गया, आरोही क्रम होगा, आगे की ओर बढ़ता हुआ क्रम। इसमें माध्यिका निकालनी है, ये तो सेम ही बन गया।
इसमें माध्यिका निकालेंगे। तो ये क्या है, यहाँ से हम बीच की मध्य की संख्या तो याद नहीं कर सकते। मध्य में दो संख्याएं हैं, यहाँ पे मध्य में कितनी है, दो संख्याएं हैं। तो देखो मध्य में दो संख्याएं हैं तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को लिख लो, 4 और 6 लिख ली, बट्टा 2, भाग 2 का दे दो, 6 और 4 10, 10 बट्टा 2, माध्यिका क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। माध्यिका क्या होगी, 5 हो जाएगी। कोई माध्यिका का सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस टाइप से माध्यिका फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। ये माध्यिका का जब संख्याएं क्या हो, सम्य हो, जब संख्याएं क्या हो, विषम्य हो, दोनों अप्लाई करने। आरोही क्रम का विशेष तौर से ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डिजिट दी हुई रहेंगी, उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद अगर विषम डिजिट दे रखी है, संख्याओं की संख्या विषम्य है, तो मध्य वाली संख्या हो जाएगी। जब सम्य है तो यहाँ पर मध्य वाली संख्या तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, पर जो बीच की दो संख्याएं हैं उनको जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, तो क्या हो जाएगी, ये माध्यिका आ जाएगी। माध्यिका क्या आई, 5 आ गई। ये दो टाइप से अपन माध्यिका के क्वेश्चन आएंगे, आपके ज़्यादा हाई लेवल के माध्यिका के क्वेश्चन नहीं आएंगे। लास्ट यही स्टेज रहेगा माध्यिका। एक बात कर लेते हैं बहुलक की। बहुलक के क्वेश्चन भी आ सकता है। बहुलक मतलब कौन सा अंक है वो जो अधिकतम बार रिपीट हुआ है। तो आपको दिए होंगे आंकड़े, x बराबर 3 5 7 4 3 4 3 7 और 3, ये आंकड़े दिए हुए हैं। याद बहुलक याद करो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे प्रथम काम क्या करना है, जो ये आंकड़े दिए हैं ना उनको लिखो x, बाद में इधर f, कौन सा आंकड़ा कितनी बार आ रहा है, आंकड़ा है 3, पहले आंकड़े लिख लो 5 जो अंक दे रखे हैं, 7 4 3 पहले आ ही चुका, 7 भी आ चुका, और ये 4 आंकड़े देखें। अब 3 है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 बार रिपीट होता है। 3 की फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी यानी 4 आ गई। बाद में 5 है, 5 एक बार आया तो A1 आ जाएगा। बाद में 7 एक बार 2 बार आए तो 2 आ जाएगा। 4 भी 2 बार आए 2 आ जाएगा। तो यहाँ से बहुलक क्या होगा, बहुलक ये हो जाएगा 3, जो 3 है ना ये हो जाएगा बहुलक, ठीक है। क्यों, 3 अधिकतम बार है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी 3 की है, अधिकतम बार जो अंक आता है ना वही क्या है, बहुलक है। ये बहुलक याद करना सिर्फ डायरेक्ट, यहाँ से बहुलक याद कर सकते हैं डायरेक्ट ये लिख के, या आप डायरेक्ट भी बहुलक याद कर सकते हो। जैसे ये आंकड़े दे दिए, आंकड़े दे दिए, आप यहाँ से भी डायरेक्ट काउंट कर सकते हो कि कौन सा आंकड़ा है वो अधिकतम बार रिपीट हो रहा है, पर यहाँ से माइनर मिस्टेक होने की संभावना ही रहती है, तो आप डायरेक्ट इस टाइप से भी कर सकते हो। ये बहुलक याद करना, बस यही पैटर्न रहेगा, और जो भी क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।